हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम होने वाला है इस बार 12 फरवरी 2024 को एग्जाम डेट आ गई है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको इस चैनल पे यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर करें। इस चैनल पे आपको प्रीलिम्स का जीएस का करवाया जाएगा और साथ ही साथ हिंदी का भी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर करें जिन भी लोगों को ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है, क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, इसकी पिछले का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए 5 दिसंबर 2021 का मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का 1 से लेकर 35 तक मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिया इसके पिछले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पहला क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से पूछता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको जो जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से इजीली विजिबल हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 में मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम का जो नाम है इसका होगा गौशमीर रेशम। ठीक है, गौशमीर रेशम, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि मैंने लास्ट में पूछा था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। आप लोग जितने भी लोगों ने कमेंट किया था उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ सभी लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 से। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 38 से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा है 1 बाइट 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट्स, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे है दूसरा 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स, ये भी सही है। 1 गीगाबाइट 1 किलो बाइट, ये देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला गलत है। इट मीन्स यहाँ पे 1 किलो बाइट्स होगा इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब हम इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या वजह है कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि जो 1 किलो बाइट है, 1 बाइट है 8 बिट्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर के आंकड़े में सबसे छोटी इकाई बिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट होता है, 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स होता है, 1 मेगा बाइट्स 1024 किलो बाइट्स। ठीक है, 1 गीगा बाइट्स 1024 मेगा बाइट होगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन गलत दिया था, इस वजह से ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39। सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्रामी, सुग्रामी को कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सेंसिबिलिटी, वी कैन से दैट सबसे ज़्यादा सेंसिबल, मतलब कि सेंसिटिव। सेंसिटिव यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ह्यूमन ईयर बिकम मोर सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज, human eyes become more sensitive for red eyes, red color, persistence of hearing of 1 upon 10 second, persistence of vision 1 upon 16 second। ठीक है, इसमें से ये दोनों भी सही है। ठीक है, पहला वाला भी सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आखिर ये क्यों गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मानव कान 1000 से 4000 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है और सबसे आसानी से पता लगता है। ठीक है, लेकिन कम से कम सामान्य युवा के कानों की ध्वनि की पूरी श्रवण सीमा जो होती है, सुनने की क्षमता होती है 20 से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक फैली हुई है।
ठीक है। और जो इंसान की आंखें होती है उसमें 3 कोट परतें होती हैं, ठीक है। पहला परत, सबसे बाहरी परत कॉर्निया और स्क्लेरा से बना होता है। आपको मैं चित्र के माध्यम से अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये है रेटिना है, क्लोरिडो है, स्क्लेरा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने ये पूरा दिख रहा है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फिर है मनुष्य की आंख 10 मिलियन रंगों के बीच अंतर कर सकती है और संभवतः 1 फोटोन का पता लगा सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि सामान्य प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में आंख हरे रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है, ठीक है, ना कि लाल। आपको यह जानकारी रखनी चाहिए कि हरे रंग की प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है, ठीक है, ना कि रेड। हमारे द्वारा सुनी जाने वाली कोई भी ध्वनि मस्तिष्क में लगभग 1/10 भाग तक बनी रहती है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे रेड था, यहाँ पे होगा ग्रीन। ये आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर यकृत का पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। 10 से अधिक दिनों तक फास्टिंग होने पर आपके लीवर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यकृत पर, ठीक है। यकृत में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, यकृत में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, यकृत में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, यकृत में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जाननी है। आइए इसमें हम थोड़ा सा गूगल्स में देख लेते हैं। ग्लूकोज जो ये लीवर है यहाँ पे है, ठीक है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक से दिख नहीं रहा है पर हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। 10 से अधिक दिनों तक अगर आप फास्टिंग रहेंगे तो आप में जो लीवर में है ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आखिर पूछता कैसे है, तो इसी की हेल्प से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लंबे समय तक उपवास रखने से विक और यकृत खराब हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर है उपवास की स्थिति में मस्तिष्क लाल रंग कोशिकाओं और मांसपेशियों जैसे अन्य ऊतकों के लिए ईंधन के रूप में ग्लूकोज उत्पन्न करने में यकृत की प्रमुख भूमिका होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रारंभ में अग्नाशयी हार्मोन्स ग्लूकोजन की वृद्धि कीजेन क्रिया मतलब नीचे विस्तार की बताई गई, ठीक है। और ये बात को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लंबे समय तक उपवास या भुखमरी के दौरान अनिवार्य रूप से यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन के सभी हिस्सा समाप्त हो जाता है, ठीक है। उपवास के 30 घंटे बाद और डे नोवो ग्लूकोजन संश्लेषण या ग्लूकोजेनेसिस अन्य ऊतकों के लिए ईंधन के रूप में ग्लूकोज के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अतः दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज सही आंसर है, ठीक है। आते हैं कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए यकृत वृक्क के साथ साथ ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए अमीनो अम्ल लैक्टिक एसिड, ठीक है, और ग्लिसरॉल का उपयोग करता है। इस बात को ध्यान में रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग द इंडियन एनर्जी नीड इज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, ये वाला सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे है ऊर्जा की बढ़ती मांग को बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला पेट्रोलियम से पूरा किया जाता था, पर धीरे धीरे इनकी कमी होती जा रही है। तो इसी वजह से सौर स्रोत यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। भारतवर्ष के अधिकांश भाग के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त करने की भाग्यशाली यानी आप लोग इजली, क्योंकि प्लेन एरिया ज़्यादा पाया जाता है तो यहाँ पे सोलर पैनल लोग यूज़ करके आराम से इसको स्टोर करते हैं,
ठीक है, सनलाइट से। भारतीय ऊर्जा के योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, और ये वाली बात आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा अनुमान है कि एक वर्ष के दौरान भारत में 50,000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति हावर्स के से अधिक बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मौसम साफ रहता है तो आकाशीय स्थिति में तो 4 से 7 किलोवाट पर आवर मीटर स्क्वायर के बीच होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की बीच की औसत दूरी पर सूर्य के किरणों के लंबवत रूप से उजागर पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी किनारे पर इकाई क्षेत्र पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा और सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 42 में यहाँ पे है चूना पत्थर। ठीक है, आपको इसमें मैचिंग करना है। पहला है खनिज और इधर है उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर सीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर तांबा बिजली के समान बनता है, सिंपल सी बात है, ये एकदम सही है। बॉक्साइड हवाई जहाज का निर्माण होता है। मैग्नीज इस्पात, इसमें कुछ हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं। यहाँ पे है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन सीमेंट के लिए होता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए होता है। बॉक्साइड एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, मैग्नीज स्टील के लिए। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही है अपनी अपनी जगह पे। दैट्स वाई ये देखिए पहला ऑप्शन इसका कॉपर इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है, बॉक्साइड। ठीक है, आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से आपको अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, नहीं तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। ठीक है, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से भी पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो चूना पत्थर अभी मैंने आपको बताया था उसका मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी जो मैंने कॉपर के बारे में बताया था जो बिजली के समान बनते हैं जिससे, ठीक है, तांबे का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत के बल, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योग के लिए किया जाता है। अभी मैंने फिर बताया था बॉक्साइड का हवाई जहाज के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, अयस्क से प्राप्त एल्युमिनियम हवाई जहाज़ों के निर्माण में उपयोग करने के लिए एकदम उपयुक्त है। ठीक है, फिर अभी आपने देखा था मैग्नीज जो स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीज स्टील या हैंडफील्ड स्टील भी कहा जाता है। एक मिश्र धातु इस्पात है जिसमें औसत लगभग 13% मैग्नीज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 में नदी के जल प्रदूषण को किसके माध्यम से पाता है। ठीक है, नदी के जल प्रदूषण को किसके माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, किसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि नदी कितनी गंदी है यानी पॉल्यूटेड है, कितना साफ है। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्या है, जल में वियोजित क्लोरीन की मात्रा से, कि जल में कितना क्लोरीन डिजॉल्व है ये इससे पता चलता है। कि वाटर में कितना ओजोन की मात्रा है। ठीक है, कि जल में वियोजित नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, जल में वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा। आइए कुछ हम लोग इसी को इंग्लिश में देखते हैं, हाउ वी नो। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है, अमाउंट ऑफ क्लोरीन, गलत है। अमाउंट ऑफ ओजोन डिजॉल्व इन वाटर, ये भी गलत है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व, ये भी गलत है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला सही है। लास्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ पहले हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO। ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट रिवर और एनी अदर वाटर बॉडीज इज मेजर बाय द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, हैंस करेक्ट। ठीक है, वही जो मैंने बताया अभी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज। हम लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला ये होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, H2S। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्षयकारी वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S प्रदूषण का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 44,
सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये हैं 6 कारी वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्षयकारी वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है, डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर। इसमें कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है एक मोनरो काउंटी। ठीक है, अंतरिक्ष में जो एक मोनरो काउंटिंग शेरीफ अधिकारी है, शुरू में यह निर्धारित किया कि अंतरिक्ष में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S और मीथेन गैस मतलब CH4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला तो CH4 होता है, जो वनस्पति को क्या करता है, विघटित करके उत्पन्न होती है। ठीक है, जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो खराब होते हैं उनसे ये गैसें उत्पन्न होती हैं, यानी H2S और CH4। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड और जहरीली गैस है। यह भूजल में प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे होता है, गिर गया हो, पानी में सड़न पैदा हो गया हो, तो वहाँ पे मीथेन गैस होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड ये बहुत नुकसान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तुलसी के पौधे की मतलब तुलसी के पौधे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मतलब तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चाहे तुलसी हो, चाहे बरगद हो, चाहे नीम के पेड़ हो, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो पेड़ पौधे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है अजैविक अम्ल, जैविक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेनोइड। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स और है लिथियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तुलसी में क्या पाया जाता है, किसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है, फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स। आइए इसके कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आखिर ये तुलसी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है। जो तुलसी का पौधा होता है उसका जो केमिकल यानी रासायनिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम हम लोग कह सकते हैं, ओसिमम टेनुफ्लोई। ठीक है, टेनुफ्लोरम। यहाँ पे आपके सामने लिखा है ओसिमम टेनिफ्लोरम। ठीक है, जिसे ओसिमम सेंटम या तुलसिया लैमियासी की पवित्र तुलसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए तुलसी अपने असंख्य औषधि गुण जैसे जीवाणुरोधी, कवकरोधी, ज्वरनाशक, प्रतिउपचायक, एंटीसेप्टिक और कैंसर विरोधी के लिए जानी जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसी के पौधे में फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण औषधि महत्व है। ठीक है, अतः कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। और इसमें यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए तुलसी के पत्ते में विटामिन A, C और K और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा और पोटेशियम जैसे खनिज भरपूर होते हैं। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, इसीलिए लोग चाय जब पीते हैं, चाय बनाते हैं, उसमें तुलसी की पत्ती डालते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाता है तुलसी से लाभ, प्राकृतिक प्रशिक्षण। ठीक है, आपको चाहे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुखार कम कर देता है, सिर दर्द कम होता है, सर्दी खांसी और अन्य श्वसन संबंधी विकारों को कम करता है, तनाव और रक्तचाप में कम करता है, कैंसर रोधी गुण, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा होता है, गुर्दे की पथरी एवं गांठियों के लिए उपयोगी होता है, त्वचा एवं बालों के लिए अच्छा होता है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हमारे हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, कहते हैं ना तुलसी माता। इसी वजह से जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा की जाती है, खासकर हिंदू धर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अम्लों अमीनो अम्ल का सर्वोच्च स्रोत है। ठीक है, पहला केला है, दाल, अंडा, मछली।
ठीक है। अमीनो अमीनो अम्ल का मतलब होता है कि जो प्रोटीन बनाता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन बिल्डिंग, तो हम कह सकते हैं अंडा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीली झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? वाह क्या नाम है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, वाह क्या नाम है, ये इनकी नॉवेल है द सॉन्ग ऑफ द लूम। झीनी झीनी बीनी चदरिया मतलब चद्दर मतलब बनाया जा रहा है, इसी से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा नॉवेल लग रहा है मुझे देख के, झीनी झीनी बीनी चदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कथाकार है अब्दुल बिस्मिल्लाह का जन्म 5 जुलाई 1949 को इलाहाबाद जिले में के बालापुर गांव में हुआ था। ठीक है, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और उन्होंने 1988 में सोवियत संघ के दौरा किया। ठीक है, इसी वर्ष उन्होंने ट्यूनीशिया के आयोजित एफ्रो एशियाई लेखकों के सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के उर्दू और अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। कई कहानियों का मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और बंगाली, उर्दू, जापानी, स्पेनिश, रूस और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किसके लेखक हैं? अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 5 जुलाई 1949 इलाहाबाद जिले के बालापुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। महिला समृद्ध योजना 1993 में सही है। महिला सशक्तिकरण योजना ये भी सही है। महिला समाख्य योजना ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषाहार पोषाहार मिशन योजना ये वाली गलत है। ठीक है, ये 2080 में स्टार्ट हुआ था, 2018 में स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे है, महिला समृद्ध योजना 1993 में जो हुआ था उसका प्रथम उद्देश्य क्या था? ठीक है, योजना 2 अक्टूबर 1993 में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सूक्ष्म वित्तीय नीति के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो महिला सशक्तिकरण योजना है जो 1998 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास के अभिकर्मों के रूप में महिलाओं के सशक्त बनाने के उद्देश्य में किया गया था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए आसान एवं समान पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, फिर आता है महिला समाख्य योजना जो 1989 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसा कहा जाता है कि 1989 में शुरू हुई महिला समाख्य योजना कार्यक्रम 25 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण योगदान किया। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? महिला समाख्य के लिए शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं बल्कि महिलाओं में जागरूकता और कौशल निर्माण करना है ताकि उनके जीवन में समाज में परिवर्तन को प्रभावित किया जा सके। फिर आता है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2018 में जो है। ठीक है, 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह एक एक चीज घुमा फिरा के पूछ रहा है, इतना डीपली पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एक चीज रटना है। ये सभी आंसर सही अपने अपने सामने से। इस पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वन संरक्षण मतलब वन के बचाने का वो था, संरक्षण करने का था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा सभी राज्यों में लागू हुआ था। ठीक है, 19 25वें दिन लागू माना जाएगा। पर्यावरण संरक्षण जो 1986 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पर्यावरण का सुरक्षा एवं सुधार प्रदान करने का उद्देश्य 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर आता है वायु प्रदूषण रोकथाम। ठीक है, वायु अधिनियम।
ठीक है। 1987 में कानून में संशोधित किया गया था, उसके बाद लागू किया गया था। ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ था। जल प्रदूषण 1974 अधिनियम किया गया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 50, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग क्वेश्चन को अच्छे से वो भी लास्ट तक देखते हैं। ठीक है। जो लोग मेहनत अच्छे से करेंगे, लास्ट तक एकदम मेहनत से अच्छे करेंगे। ठीक है। पता है ना कि अगर आप कितना भी थ्योरी रट ले, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने सही आंसर देंगे। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन देंगे। ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। अपने हेल्थ का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।